नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार मिश्रा। डॉक्टर साहब चीफ डाइटिशियन हैं। तो आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या राय रखते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में अमूमन बीपी, शुगर और थायराइड, इन तीनों चीज़ों को लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। इनकी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं, दवाइयाँ कभी छूटती नहीं हैं। तो ऐसे मरीज भारत में करोड़ों की संख्या में। तो एक एक कर हम जानेंगे कि थायराइड वाले क्या खाएंगे, क्या ना खाएं, बीपी वाले क्या खाएं ना खाएं, और शुगर वाले क्या खाएं ना खाएं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। एक एक करके भी जानने की कोशिश करें। सबसे पहले आप बताएं, शुगर के पेशेंट, अभी जो शुगर टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग करोड़ों की संख्या में भारत में हैं, और तो ये दवा तो ले ही रहे हैं, तो खान पान पे लेकिन विशेष परहेज नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे जो ये लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, जब पहले डायबिटीज़ की हम लोग बात करते हैं तो डायबिटीज़ जैसा आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 होता है, तो दोनों ही कंडीशंस में अलग अलग सीन होते हैं। टाइप 1 जैसे हम सभी जानते हैं कि ये जस्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, और यहाँ पे जो है सो जस्ट हम लोगों को पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोटल एनर्जी, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इसकी जो डे टू डे की आवश्यकता है उस हिसाब से उनको प्लान किया जाता है। यहाँ पे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का ज़्यादा बार नहीं रहता है। जो उनकी हाइट और वेट है, चूँकि एज कितनी है, यदि ग्रोइंग एज में है या मान लीजिए कि 18 क्रॉस कर चुके हैं, उस आधार पर उनकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, और उस आधार पर ही हम लोग उनका डाइट प्लान करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली देखा गया है कि उसके साथ मोटापा बहुत ही कॉमन रहता है, और वहाँ पे हम लोगों को कैलोरी थोड़ा ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, जिससे कि वेट का भी रिडक्शन हो और हमको पेशेंट का कैलोरी लेवल मेंटेन करते हुए शुगर को भी मेंटेन किया जाए। लेकिन जितना भी कैलोरी का हम लोग प्लान करते हैं एज पर पेशेंट रिक्वायरमेंट, उनके एज के हिसाब से, उनके हाइट वेट के हिसाब से, उनके जेंडर के हिसाब से, मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बाद उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, सेडेंट्री एक्टिविटी है या मॉडरेट एक्टिविटी है या हैवी एक्टिविटी है, किस टाइप की उनकी एक्टिविटी है, सब कुछ को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन जो प्लानिंग मेरा रहता है वो फोकस्ड रहता है कि इसमें पेशेंट को सिंपल शुगर रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए। सिंपल शुगर का मतलब हुआ जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग डाइट में लेते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट का दो रूप होता है। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यदि इसको साधारण भाषा में बताया जाए तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि जो चीज़ खाते ही इमीडिएट आपको एनर्जी प्रोवाइड करे वो है आपका सिंपल शुगर। जैसे कि चीनी आप खाते ही आपको लगेगा कि जस्ट मुझे कुछ एनर्जी मिल रही है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज खाएं तुरंत एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह जजरी है, गुड़, तो उसको खाते हैं इमीडिएट कैलोरी मिल जाती है। तो इस तरह के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में मोटा अनाज, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो ओट हो, चाहे आपका गेहूं की रोटी हो, चाहे उष्णा चावल की भात हो। आजकल कंसेप्ट ऐसा आ गया है कि ब्राउन राइस या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली राइस, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि डायबिटीज़ हो गया तो आपको चावल नहीं खानी चाहिए, केवल रोटी ही खाना चाहिए या दलिया ही खाना चाहिए। तो मैं इस चीज़ पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि मोटो राइस और रोटी की नहीं होती है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक कैलोरी की बात होती है, चाहे वो गेहूं की रोटी हो चाहे वो चावल हो, दोनों में कैलोरी कंटेंट मोर और लेस सेम ही होता है। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस में ज़्यादा है। जिस खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइस और रोटी दोनों में ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर और लेस सेम ही होता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है, अप्रॉक्स 70 के आसपास। एक में 68 और एक में 71, वो डिपेंड करता है कि राइस कितना पॉलिश्ड है। तो
ना रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की और राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ना दोनों में कैलोरी की, इसकी कोई डिफरेंसेज नहीं है। तो फिर डिफरेंसेज कहाँ पे है? डिफरेंसेज है जब हम रोटी खाते हैं तो उसको बिना चाले हुए, बिना सीव किए हुए होल व्हीट का जो आटा है उसकी रोटी बनाते हैं, तो वहाँ फाइबर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम लोग भात खाते हैं तो उसको हाईली पॉलिश्ड, माने एकदम चकाचक दिखने में लगे, पूरा वाइट एकदम बढ़िया अच्छा चावल खा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि फाइबर की कमी हो जाती है। तो यदि उसको जो हाईली पॉलिश्ड राइस है उसके बदले यदि हम लोग उष्णा चावल का भात खाएं और उसमें भी यदि अवेलेबल हो तो ढेकी का कूटा हुआ, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, हम लोगों का शुरू में ढेकी का कूटा हुआ चावल ही आता था, या आप कहें कि अनपॉलिश्ड राइस जो है जिसमें पॉलिश ज़्यादा नहीं किया हुआ है, यदि उसको हम खाएं तो रोटी और राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है कि जब दोनों में ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो फिर उसके डायबिटिक वाले को क्यों दिया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मुख्य आहार है वो सीरियल बेस ही है, तो हमारा टारगेट रहता है कि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम लोग कैसे कम करें। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने के लिए हम लोग उसमें दाल ऐड करते हैं, और जब हम दाल ऐड करते हैं तो दाल के क्वालिटी के ऊपर, कि अरहर की दाल खा रहे हैं, कि मूंग की खा रहे हैं, कि मसूर की खा रहे हैं, कि राजमा खा रहे हैं, कौन सी दाल खा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो कि 40 से लेकर के 50 के बीच में होता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं हमारे, वो यदि सीरियल्स के साथ साथ पल्सेज इंक्लूड कर दें तो 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। पहला फ़ायदा तो ये हो जाता है कि खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है जब दोनों को हम मिला देते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है। और तीसरा फ़ायदा जो है ये होता है कि जो प्रोटीन की क्वालिटी है सीरियल्स और पल्सेज में, जो कि दोनों ही इनकम्प्लीट है, अब दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाती है। और इस आधार पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही कंप्लीट प्रोटीन भी मिल गए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हो गया, और सिंपल शुगर नहीं होकर के ये कम्प्लेक्स शुगर हो गया, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैलोरी को डिसाइड करते हैं। इसके साथ हमारा टारगेट रहता है कि फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, तो उसके लिए हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं सभी तरह के, उसको हम लोग खिलाते हैं। साग है, जितने भी तरह के साग हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसको हम लोग इंक्लूड करें डाइट में। और सलाद, जो कि फाइबर का बेस्ट सोर्स है, और ये केवल फाइबर का ही नहीं, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। जब सबको इंक्लूड करते हैं तो हमारा डाइट बैलेंस हो जाता है और ये डायबिटिक के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। हाँ, डॉक्टर साहब अभी डायबिटीज़ के बारे में बता रहे थे, अब बीपी यानी ब्लड प्रेशर के मरीज भी भारत में करोड़ों की संख्या में, बिहार में भी हैं लाखों की संख्या में। तो इनसे जानेंगे बीपी के मरीज क्या खाएं और क्या ना खाएं। बीपी के मरीज को जनरली ऐसा देखा गया है कि स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ही बड़ा फैक्टर्स होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। और ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी हम ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं जो कि कैलोरी डेंस हो, जब हम कैलोरी डेंस फूड की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी कम लेकिन उसमें कैलोरी ज़्यादा। और एग्जाम्पल यदि इसको लिया जाए तो जितने भी तरह के जंक फूड्स हैं, चाहे वो पिज्ज़ा है, चाहे बर्गर है, चाहे आपका स्वीट्स है, चाहे आपका जो है सो जस्ट फास्ट फूड वगैरह जितने भी हैं, ये सभी आपका कैलोरी डेंस फूड्स हैं। इसमें न्यूट्रिएंट कम है, विटामिन मिनरल्स नहीं के बराबर हैं, लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम इस तरह की चीज़ लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो है सो स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है, और जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा चीज़ ये है कि जस्ट हम लोगों को खाने में जो नमक की मात्रा है उसको थोड़ा कम करना चाहिए। और नमक की मात्रा हम कह रहे हैं कि जस्ट सोडियम क्लोराइड जो हम लोग एडिशनल ऐड करते हैं हम लोग अपने डेली के खान पान में, चाहे दाल हो, सब्जी हो, चाहे जो भी कोई अन्य खाद्य पदार्थ हो, उसमें जब हम ऊपर से ऐड करते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं, ये सभी बहुत अच्छे सोर्स हैं सोडियम और पोटेशियम के, लेकिन ये उतना निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है, बिकॉज हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की भी बहुत आवश्यकता है इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए। और जब यदि मान लीजिए कि कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम कम करके पोटेशियम की मात्रा बढ़ाते हैं। और जो फ्रूट्स होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपका पोटेशियम का।
तो हमारा टारगेट ये रहता है कि जब बीपी के कोई पेशेंट हों उसको जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसको बंद करें, और जो सॉल्टी फूड्स हैं दोज फूड स्टफ प्रिजर्व विथ सॉल्ट, जो प्रिजर्व किया जाता है सॉल्ट के द्वारा, खास करके अचार हो गया, पापड़ हो गया, नमकीन बिस्किट्स हो गया। अभी मार्केट में आपका जो प्रोसेस्ड फूड है, आपका कुरकुरे, चिप्स, मिक्सचर, दालमट, भुजिया, ये सब जो सॉल्ट में प्रिजर्व हैं, ऑयल में प्रिजर्व हैं, या जस्ट इसके अलावा आप देखेंगे कि घर में जो नमकीन बनती है वो मैदे की, ये नमक दे करके ही प्रिजर्व किया जाता है और तेल में फ्राई किया जाता है। तो इस सब चीज़ को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अपने खान पान में जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सलाद की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम लोग बीपी को कंट्रोल करेंगे। और उसके साथ चाहे डायबिटीज़ की बात हो या ब्लड प्रेशर की बात हो, जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी है उसको हम लोगों को बढ़ानी चाहिए। यदि आप सेडेंटरी एक्टिविटी में हैं, आप ज़्यादा काम नहीं है, आपका ऑफिस वर्क है, टेबल वर्क है, या आप जो भी वर्क में है वहाँ पर एक्टिविटी आपकी उतनी नहीं है, तो कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक अपने दिनचर्या में ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिससे आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर साहब, अभी शुगर और बीपी की बात की हमने। अभी भारत समेत बिहार में एक महिलाओं में कॉमन बीमारी है थायराइड। थायराइड के मतलब लाखों, अब तो ये मर्द में भी पाया जाने लगा है। तो थायराइड वाले क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस चीज़ की परहेज़ करें, तो इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, जो थायराइड पेशेंट किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। देखिए, आपने सही बताया कि महिलाओं में ज़्यादा थायराइड के केसेज आते हैं। और जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय 94-95 की बात है, उस समय हम लोग को ऐसे बताया जाता था कि दैट्स वेरी कॉमन इन फीमेल और वेरी रेयर इन मेल। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि थायराइड मेल में भी बहुत हद तक पाया जाने लगा है। और अब यदि आप कहें तो 40-60 का रेशियो, तो ये भी माने जस्ट सही हो जाएगी। तो थायराइड में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। एक तो ये है कि जस्ट थायराइड हो गया तो आप चावल खाना बंद कर दीजिए। दूसरा है कि जस्ट दही नहीं खाइए। तो इस तरह के बहुत सारे मिथ्य हैं। और थायराइड हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि शरीर में जो है सो आपके आयोडीन की कमी हो जाती है। तो इसका जो प्रमुख कारण हम मान रहे हैं कि पहले हम लोग फुल्ली डिपेंड करते थे, जो हमारे यहाँ खेती होती थी वो नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी जो होती थी, पाकी मिट्टी, उस पर खेती होती थी। और वहाँ से जो पहाड़ से जो मिट्टी आती थी उस पर सभी तरह के मिनरल्स मौजूद हुआ करते थे, जिससे कि हमको आयोडीन की भी फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या हुआ कि उसको ग्रेजुअली जो है सो देखा गया है कि उसमें खाद बीज ये सब जो हम लोग का सब आजकल हाइब्रिडाइजेशन होने लगा है और उस तरह की अब पहले वाली व्यवस्था नहीं है। तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी बहुत कॉमन हो गई है। तो आयोडीन अभी हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, जो सॉल्ट आती है उसमें हम लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज किया जाता है, आयोडीन को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो जब ये देखा गया है कि जब मोटापा या आपका कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटिक इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं सोडियम की इंटेक कम कीजिए और ख़ास करके एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है उसको बंद कीजिए। जब एक्स्ट्रा सॉल्ट बंद करने की बात आती है या कम करने की बात आती है, तो जो उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड किया हुआ है वो हम लोग कम लेने लगते हैं। तो क्या होता है कि जस्ट ग्रेजुअली डिफिशियंसी डेवलप करती है, जिससे कि थायराइड जो है सो आजकल बहुत कॉमन डिजीज होने लगा है। इसमें हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल देखा गया है कि जो आपका गोभी का ग्रुप है, जो बंधा गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, आपका शलगम, ये पूरे जितने भी ग्रुप हैं ये क्या करते हैं, आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करते हैं और आयोडीन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। तो इसको हम लोगों को पहले अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ पालक का साग जो है, जितने भी साग हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पालक का साग जो है ये भी आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है। सोयाबीन जो एक मान लीजिए कि इसको पुअर मेंस मीट कहा जाता है, गरीब आदमी के लिए इसको जो है सो मटन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। लेकिन ये भी आपको आयोडीन एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब करता है और आपको थायराइड के रोगी को जो है सोयाबीन का इंटेक नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं एक आध, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो हम अपने रोगी को केवल और केवल ये जो कैबेज ग्रुप है
और उसके साथ पालक साग और सोयाबीन, इसको नहीं लेने की सलाह देते हैं। और बाकी यदि आपका उसके साथ साथ थायराइड के साथ साथ ओबेसिटी वगैरह है, मोटापा है, तो उसके लिए जो हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट की जैसे बात कर रहे थे उस हिसाब से मोटापा के हिसाब से आपको कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी क्या होनी चाहिए, तो अपने नज़दीकी किसी आहार विशेषज्ञ से, किसी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से सलाह ले करके उस पर पूरा अपना प्लानिंग लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब ने भी विस्तार से लाइफ स्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर और थायराइड के पेशेंट के बारे में बताया कि इन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर इन डॉक्टर साहब ने जो जो चीज़ें बताई अगर आप करेंगे तो इन सब चीज़ अगर आपके पास है भी, डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है, तो आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।